21 दिसंबर 5। अब्दुल। वो दो भाई थे। अब्दुल बचपन से ही खुदसर और ज़िद्दी था। ये खुदसरी और ज़िद उसके वजूद में अपने भाई की वजह से आया था। उसका भाई थोड़ा अजीब था। वो बहुत पुरसुकून रहता था, हमेशा खामोशी गहरी नज़रों से हर चीज़ का मुआयना करते हुए उसे जो मिल जाता वो खा लेता। क्लास में हमेशा अच्छे मार्क्स लाता और हमेशा अपने बाप जैसा बनने की कोशिश करता। जबकि अब्दुल वो अलग था, अपने भाई से बहुत अलग। उसे गुस्सा जल्दी आता था। वो रोज़ क्लास में लड़ाई करता था। वो रोज़ किसी न किसी को स्कूल में मार कराता और कभी कभी जब उसका भाई सोया होता तो उसे तकलीफ़ पहुंचाता। उसे बहुत गुस्सा आता था जब उसका भाई चोट लगने पर भी नहीं रोता था। वो खामोशी से सब सह जाता था। वो हमेशा मुस्कुराता नजर आता। वो किताबें पढ़ता था। बचपन से उसके पास किताबों का एक ढेर था। जबकि अब्दुल को हॉकी और फुटबॉल खेलना पसंद था। उसे गुस्सा आता तो घर की चीज़ें तोड़ देता और इल्ज़ाम अपने भाई पर लगा देता। उसमें बर्दाश्त बहुत कम थी। उसके दोस्त भी उसके जैसे थे या शायद उससे जानबूझकर ऐसे दोस्त बनाए थे जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, स्कूल में सब उससे डरने लगे। जबकि उसका भाई जितना अजीब बचपन में था, वो बड़ा होने के साथ मज़ीद अजीब होता गया। अक्सर वो जब हुडी पहने, चश्मा लगाए, बैग कंधे पर डाले और किताब को हाथ में थामे बारिश में बिना किसी की परवाह किए चलता जाता तो लड़कियां रुककर उसे देखती थीं। और ये देखकर अब्दुल का दिल करता कि या तो वो अपने भाई को गायब कर दे या सारी लड़कियों की आंखें फोड़ दे। वो बहुत कम बोलता था, इतना कम कि जब बोलता तो सब दम साधे उसे सुनते और उन्हें हैरत होती कि ये बोलता भी है। उसे बारिशों से अजीब सी उनसीयत थी। वो हमेशा साफ सुथरा रहता था। उसकी फितरत अजीब थी। वो हमेशा किसी खोज में रहता था। उसकी आंखों में कुछ अलग दिखाई देता था। वो जुबान से कम बोलता था जबकि अब्दुल को वो आंखों से जवाब देता था। और अब्दुल को ये बात आग लगाती थी कि वो इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया में नहीं होता था। अभी वो पागलों की तरह भागता हुआ क्लब में एंटर हुआ था और उससे पहले एक लड़की को जोरदार धक्का मार कर आया था जिसने गाली भी दी थी। लेकिन वो रुक नहीं सकता था, वरना वापस जाकर लड़की की जुबान जरूर काटता। लेकिन उसके दोस्तों की इस वक्त क्लब में लड़ाई हो गई थी और वो किसी आंधी तूफान की तरह वहां पहुंचा था। और पहुंचते ही उससे एक लड़के को पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया था। अगर कोई पूछता कि अब्दुल किस चीज़ में परफेक्ट है तो सबका यही जवाब होता कि लोगों को मारने में। जाने उसका कौन सा गुस्सा था जो ख़त्म ही नहीं होता था। और अब वो अपने दोस्तों और उनके दुश्मनों समेत जेल में बैठा था और गुरूर इतना कि मजाल जो उससे नसें झुकाई हों। पुलिस ऑफिसर ने उसे पीछे गर्दन से पकड़ा और पूछा, तुम क्यों इनकी लड़ाई में पड़े? किसी एक्शन फिल्म के हीरो हो जो भागते हुए आए और शुरू हो गए? दरअसल पुलिस वालों को इन स्टूडेंट्स से बहुत तंग किया हुआ था। रोज़ वो लोग कहीं ना कहीं पट्टा डाल देते थे। तुम इन सबसे उम्र में पड़े हो और तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करता कि हाई स्कूल के बच्चों को मारो। ऑफिसर को सबसे ज़्यादा गुस्सा ही उस पर था। जबकि वो जबड़े पीछे खुद पर जब्त कर रहा था। उसके लंबे बाल आंखों पर गिरे हुए थे और वो इस वक्त किसी गुंडे से कम नहीं लग रहा था। खैर, वो सब स्टूडेंट्स से पुलिस ने डरा धमका कर छोड़ दिया था। सबको आखिरी वार्निंग थी और खास तौर पर अब्दुल को। और अब्दुल किसका सगा था? अगले दिन वो ऑफिसर पुलिस स्टेशन की बजाय अस्पताल में पाया गया था। उसका एक हाथ टूटा हुआ था। उसके बयान के मुताबिक रात में किसी अनजान शख्स ने उस पर हमला किया और उसे खूब मारा और उसका हाथ तोड़ दिया। उसके बाद वो इंसान किसी जिन की तरह गायब हो गया। समझने वाले समझ चुके थे कि मारने वाला कौन था। वो कोई कुछ कर नहीं सकता था। ईमान की अम्मी आज पूरे 10 दिनों बाद घर आई थी। ईमान और हुमायसा दोनों ही उनसे ऐसी चिपकी कि फिर छोड़ने का नाम नहीं लिया। आप तो वहां जाकर हमें भूल ही जाती हैं। ईमान ने नम आंखों से शिकवा किया। और मुझे भी साथ नहीं लेकर गई, मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ। हुमैसा ने मुंह बनाते कहा। उस पर ईमान ने उसके सर पर चिपट लगाई। ड्रामे बंद करो, जाओ अम्मी के लिए पानी लाओ। वो उनके हाथ से सामान थामकर उन्हें कमरे में ले आई। और सुनाए, सब कैसे थे? नाना अब्बू, नानी अम्मा और मामू लोग? ईमान ने सबका पूछा। सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सलमा बेगम ने लेटते जवाब दिया। सफ़र करके उनकी कमर अकड़ गई थी। ईमान ने उन्हें जल्दी से तकिया पकड़ाया और तब तक हुमायसा पानी पिला चुकी थी। और फिर मेहरबानो, उसकी अम्मी सब उसी कमरे में जमा हो गए। हुमायसा और ईमान के चेहरे देखने वाले थे। उनकी अम्मी जो वापस आ गई थी। उन दोनों की ज़िंदगी सलमा बेगम के गिर्द घूमती थी, जबकि सलमा बेगम की ज़िंदगी अपनी बेटियों की गिर्द।
और फिर रात में माँ बेटियों के दरमियान कुछ राज भरी बातें हुई थी। सलमा बेगम के अब्बा ने अपना हिस्सा भी अपनी बेटी के नाम कर दिया था। दरअसल सलमा बेगम अपने मायके भी इसी ले गई थी कि उनके अब्बा एजाज से जीते जी अपने बच्चों को अपनी ज़मीनें तकसीम करनी थी, क्योंकि वो अपने बेटों की फितरत को जानते थे कि उनके मरने के बाद वो अपनी बहनों को कुछ ना देते। जबकि एजाज मियाँ को अपनी बेटी सलमा का सबसे ज़्यादा ख्याल था। वो एजाज मियाँ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी और उनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखती थी। दूसरा, सलमा बेगम ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया था और कभी शिकायत नहीं की। हर तकलीफ़, हर दर्द को चुप करके सहा था। अब्बा ने ये कहकर अपनी ज़मीनें मुझे दी हैं कि ईमान को आला तालीम दिलाओ और जितना पढ़ना चाहती है पढ़े, जबकि मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी कर दूँ। ये सुनकर ईमान का दिल बंद हुआ। शादी? नहीं। उसका ज़हन झुंझुना उठा था। उसे शादी लफ्ज़ से भी खौफ आता था। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। और रूहान सी हुई। अभी तो मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढूंगी। कल पैसे हो ना हो या मैं हूं ना हूं। अम्मी ऐसी बातें नहीं करते, कितनी बार मना किया है। ईमान ने उनकी बात काटी। शादी भी कर लूंगी मैं, आप परेशान ना हो। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि कुछ बन जाऊं, अच्छी सी जॉब करूं ताकि आप और हमारे साथ दोनों को पुरसुकून ज़िंदगी दे सकूं। अगर कोई पूछता है ईमान से कि उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद है, तो वो यही कहती, अपनी माँ को खुश देखना, उन्हें सुकून वाली ज़िंदगी देना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। और वैसे भी अब तो नाना अब्बू ने बोल दिया है, अब तो आगे पढ़ना ही है, ये मेरा हक है। वो चहक उठी थी। आला तालीम हासिल करना उसके कुछ चंद गिने चुने ख्वाबों में से एक ख्वाब था। अच्छा भाई ठीक है, पढ़ लेना, लेकिन एक बात याद रखना, 3 सालों बाद मैंने तुम्हारी शादी कर देनी है। सलमा बेगम ने अपना फैसला सुनाया। यानी बस 3 साल? यानी उसके पास सिर्फ 3 साल थे जिंदगी जीने के लिए। दिल फिर से रुका था, लेकिन अगले ही पल वो खुद पर काबू पाते हुए बोली, अम्मी 3 साल बहुत है मेरे लिए, इंशाल्लाह आप देखना, आपको मुझ पर फख्र होगा। कहते हैं खुशी में कोई दावा नहीं करना चाहिए, पूरा करना मुश्किल हो जाता है। और वो तो फिर अपनी आने वाली ज़िंदगी से अनजान थी। अच्छा अब आप आराम करें, सफ़र करके आई हैं, थक गई होंगी। सुबह वैसे भी मेहरबानों के रिश्ते वाले आ रहे हैं, आपका दिन फिर से मसरूफ़ गुजरेगा। ईमान ने उसके पास से उठते कहा ताकि वो आराम से सो सकें। देख लो, 1 साल छोटी है तुमसे मेहरबानों, उसका रिश्ता हो रहा है और एक तुम हो जो शादी की तरफ जाती ही नहीं हो। सलमा बेगम ने शिकवा किया। अम्मी, ईमान एहतजाजन चिल्लाई, भाई मेहरबानों का नसीब उसके साथ, मेरा नसीब मेरे साथ, जब होनी हुई शादी हो जाएगी, इतनी भी जल्दी क्या है। वो हवा हवा कह रही थी, जबकि सलमा बेगम ने गौर से उसके चेहरे को देखा। वो जानती थी उसकी बेटी शादी से क्यों भागती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, बस अल्लाह पर छोड़ रखा था सब कुछ। ईमान जैसे ही उनके कमरे से निकली, सामने गोल सुर्ख टाइलों वाले सहन के उस पार बरामदे में कमरे पर उसकी निगाहें जम सी गई। उसके सहन में गूंजा कि बीमार की आदत करना किस कदर सवाब का काम है। वो उस कमरे में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर वो खोले खोले कदम उठाती उस कमरे की जाने पड़ी। दरवाजे पर पहुंचकर वो सोचती रही कि अंदर जाए या ना जाए, लेकिन फिर कुछ सोचते उसे दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। अंदर एक बूढ़ा वजूद बिस्तर पर पड़ा था। बीमारी की वजह से उस शख्स की हड्डियाँ निकल आई थीं। वो शख्स अब चलने फिरने से भी कासिर था। चलना तो दूर, वो अब बैठकर अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकता था। उसे देखकर ईमान के दिल को हाथ पड़ा था। अंदर एक होश सी उठी थी। इंसान कितना बेबस है ना, जवानी के नशे में ऐसे ऐसे गुनाह करता है कि सोचते भी शर्म आए और भूल जाता है कि लौट कर तो उस ज़ात की तरफ जाना है जो सब याद रखने वाली है। अब्बा, उसने उनकी पेशानी पर हाथ रखते होले से पुकारा था। बूढ़ा वजूद जिसकी गालों की हड्डियाँ उभरी हुई थीं, उससे आंखें खोली। ईमान की आंखों में आंसू आ गए थे और उसके साथ ही वो बूढ़ा वजूद भी बेआवाज़ रोने लगा था। कैसी तबीयत है, आप ठीक हैं? वो उनके पास ही थोड़ी सी जगह पर टिक गई। बूढ़े वजूद ने होले से सर हिलाया और फिर रोते रोते गर्दन में हिला दी। उनकी हालत पर ईमान के आंसू नहीं रुक रहे थे। तबीयत नहीं ना ठीक आपकी, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। बूढ़ा वजूद बोलने से भी कासिर था और ईमान को इस वक्त अपने दर्द से ज़्यादा उस वजूद का दर्द अजीज था। वो वजूद कुछ कह रहा था जिसकी ईमान को समझ नहीं आ रही थी। लंबे लंबे वस्फ सेने वाली जुबान आज बोलने से भी कासिर थी। ईमान ने करीब सुनने की कोशिश की थी। ब, बहुत द, दर्द है। वो बस इतना ही सुन पाई थी।
और फिर उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी आवाज़ का गला घोंटा। वो कुछ देर उनके पास बैठी रही और फिर अपने कमरे में आ गई। उससे नमाज पढ़ी और फिर उस बेबस वजूद के लिए ढेरों दुआएं मांगी। जाने वो ऐसी क्यों थी, जो लोग उसे तकलीफ देते थे वो उनकी तकलीफ पर भी तड़प उठती थी। और ठीक ही तो कहा था किसी ने कि ईमान, तुम अपने मामलात अल्लाह पर ना छोड़ा करो, खुद बदला लिया करो, वरना तुम्हारा बदला तकदीर लेती है और वो बड़ा दर्दनाक बदला होता है। ये मार्सेल इंस्टीट्यूट की तारीख में पहली बार हुआ था जब किसी को लेट आने पर भी एडमिशन मिल गया था। रोज़ अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वर कर रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो वाकई वहाँ मौजूद थी। मार्सेल का स्टूडियो बहुत खूबसूरत था। वहाँ आंखें घेरा करने वाले मुजस्मे मौजूद थे। मार्सेल आर्ट में कितना डूबा हुआ था ये उसे आज पता चला था। तभी वो इतना मशहूर था कि लोगों ने उसे मार्सेल बुलाना शुरू कर दिया था। मार्सेल एक अरबी नाम है जिसका मतलब है स्कल्पचर मेकर, यानी मुजस्मा साज। वो अपनी मुजस्मा साजी की वजह से मशहूर था और मार्सेल नाम इतना मशहूर हो गया था कि उसने अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी यही रखा था। पहली क्लास से तो मार्सेल ने मुजस्मों पर लेक्चर दिया था, मुजस्मों की इकसाम और उनकी खासियत। रोज़ के लिए ये सब बहुत खूबसूरत था। वह हथेली पर थोड़ी जमाए उसे बोलते हुए देख और सुन रही थी। वो अपनी बातों में हमेशा किसी न किसी किताब या मुसन्निफ का हवाला देता था। उससे ज़ाहिर होता था कि वो बहुत किताबें पढ़ता था। जब लोग उससे पूछते थे कि वो इतने पेचीदा मुजस्मे कैसे बनाता है, तो वो हमेशा जवाब में एक ही बात पर जोर देता था। इंसान से बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं। वो खुद जितना पेचीदा है, अगर उतनी पेचीदगी वो अपने आर्ट में जाहिर कर दे तो ये दुनिया भूल भुलैया बन जाए। आप जो सोचते हैं वो कहें, जो कहते हैं वो करें और जो करते हैं उसका जायज़ा लें। इस तरह आप दरियाफ्त कर सकेंगे कि आपके असल यकीन क्या है, ना कि वो जो इस बारे में आपका ख्याल है। आपके पास ये जानने का और कोई तरीका नहीं। आप इतने पेचीदा हैं कि खुद को नहीं समझ सकते। और रोज़ को उसे देखकर एहसास होता था कि वो वाकई एक पेचीदा इंसान था। जाने कब क्लास खत्म हुई, मार्सेल गैर मुतवक्का तौर पर रोज़ के पास आया और बेतकल्फ़ी से कहा। हाय रोज़। वो हड़बड़ाई और जल्दी से खड़ी हो गई। यस सर। वो बौखला गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। मार्सेल उछल कर उसके पास आया था। क्लास एंड हो चुकी है और मैं सर बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मुझे मासिल बुला सकती हो। रोज़ को खुशमिजाज लगा था। तुम्हारी उस दोस्त की तबीयत ठीक है अब? कल काफ़ी गुस्से में गई थी। उसे एमा याद रह गई थी। क्या वाकई? स्टूडियो में रखे मुजस्मों ने इशारों में एक दूसरे से कहा था। सरगोशियाँ खींच कर रह गई थीं। मार्सेल द ग्रेट बुतसाज, उसने एक लड़की का पूछा था जो जाने किस बात का गुस्सा निकाल कर चली गई थी। रोज़ को हैरत हुई। हाँ, एमा ठीक है। एक्चुअली मेरी वजह से उसकी जॉब चली गई तो वो काफ़ी परेशान है। रोज़ ने अफसरदा लहजे में बताया। अलबत्ता हैरत अभी भी बरकरार थी। उसकी बात सुनकर मार्सेल के होंठ ओं के अंदाज में सिकुड़े थे। वो मुझे थोड़ी अजीब लगी। जाने वो किस बात का गुस्सा निकाल कर गई है मुझ पर। वो बहुत धीमा मुस्कुराता था, इतना कि होंठों के दरमियान एक लकीर उभरती और फिर मिट जाती। शायद वो अपनी खुशी को दबा कर रखने का आदी था या फिर दूसरों पर जाहिर नहीं करता था। रोज़ उसकी एक एक हरकत नोट कर रही थी। वो बस ऐसी ही है, थोड़ी पागल है, थोड़ी गुस्से वाली। हाँ, उसका गुस्सा नाक पर रखा था। वो काफ़ी प्रोडी है। उसका मुशाहिदा कितना गहरा था। वो एक मुलाकात में उससे कितना जांच गया था। रोज़ से तो कुछ बोला ही नहीं गया। वेल, आप अपनी दोस्त को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। शायद मेरी वजह से वो हर्ट हुई थी। मेरे मुस्लिम कहने पर शायद मैं मिलकर भी माजरत कर सकता हूँ। यू नो व्हाट, मैं बहुत कूल पर्सन हूँ। रोज़ को लगा था वो गिर जाएगी। क्या वो मार्सेल ही था जिसके बारे में उसने सुना था कि वो बहुत मकरूर था। वो बहुत कम बोलता था और बहुत कम लोग उसे पसंद आते थे। और मुलाकात, अरे याद आया, उसके पास इतना वक्त कहाँ होता था। रोज़ को एक सेकंड के 1000वें लम्हे में एमा पर रश्क आया था। उस दिन उससे घर आते ही कुशन उठाकर एमा को मारा था। वो जो आराम से बैठकर पेपर की तैयारी कर रही थी, रोज़ के परेशान करने पर उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। बिल्कुल ऐसे ही घूरा होगा ना तुमने मिस्टर मार्सिल को। रोज़ ने उसकी आंखों की जानिब इशारा करते कहा। क्या बकवास कर रही हो? मार्सिल का नाम सुनते ही एमा का मुंह खराब हुआ। सच सच बताओ, मेरे आने से पहले उस दिन तुमने मिस्टर मार्सिल से ऐसा क्या कहा था कि तुम उन्हें याद रह गई? रोज़ की बात पर एमा ने भवें सुकेड़ कर उसे देखा। उसे याद आया तो बस ग्रे हेयर। और फिर वो गड़बड़ा गई।
मैं ऐसे साइको इंसान को कुछ क्यों कहूँगी जिसे मुसलमानों से इतनी नफरत है? एमा का गुस्सा जो तू कायम था। वो मुसलमानों से नफरत नहीं करते एमा, कोई वजह होगी ना उनकी भी। रोज ने सफाई पेश की है, वो तुम्हें सॉरी कह रहे थे और ये भी कहा कि वो मिलकर तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। रोज की बात पर एमा ने आंखें फाड़ कर उससे देखा। सेम यही रिएक्शन था मेरा जब मैंने उनकी बात सुनी। रोज ने उसे हैरान होते देखकर कहा है, वो दिल के बहुत अच्छे इंसान है, आज पता चला मुझे। रोज पुरजोश से कह रही थी, मैं पहले बता रही हूँ, ऐसे नौजवान टीचर बड़े दिल फेंक होते हैं, जल्दी से टीचर बदल लो। और वैसे भी तुम्हारा ये मिस्टर मासील मुझे बड़ा ही खराब बंदा लग रहा है। उसे नाक भौं चढ़ाते कहा, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। रोज उसे घूरती चली गई। ना मानो, मुझे क्या, कल को तुम ही बताओगी कि उसने ऐसा किया उससे वैसा किया। एमा ने चिल्लाकर उससे कहा और फिर सर झटक कर किताब की तरफ मुतवज्जो हो गई। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? शाली ने चश्मा ठीक करते हुए टेबल के दूसरी जाने बैठे लड़के से पूछा। डॉक्यूमेंट्स आपके सामने ही हैं, अगर पूछना ही था तो सीवी लाने का क्यों बोला? उसका अंदाज नॉर्मल था, लेकिन शाली ने खोल कर उसे देखा था। तुम अभी स्टूडेंट हो और कोई तजर्बा भी नहीं है इस फील्ड में। शाली ने उसकी फाइल फेंकने वाले अंदाज में टेबल पर रखी। तो मैं कौन सा मैनेजर की पोस्ट के लिए आया हूँ? ड्राइवर ही चाहिए आपको तो ड्राइविंग मुझे आती है, लाइसेंस है मेरे पास। उसने बालों को झटका देते कहा जो उसकी आंखों पर गिरे हुए थे। शाली बागौर उसकी एक एक हरकत नोट कर रही थी। वो आया तो ड्राइवर के लिए ही था, लेकिन उसका अंदाज किसी मैनेजर से कम नहीं था। मैडम को पढ़े लिखे और तहजीब याफ्ता लोग पसंद है। शाली ने सख्त लहजे में कहा, माजरत, हम आपको नहीं रख सकते। वो अब जान छुड़ा रही थी। तुम्हारी मैडम ने ये पढ़ी लिखी और तहजीब याफ्ता होने वाली शर्त तुम्हें हायर करते वक्त क्यों नहीं रखी? वो साफ लहजे में बड़बड़ाया और फिर उठ खड़ा हो गया। कीमती वक्त ज़ाया कर दिया मेरा, इसके बदले मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। वो अब दब चुका था। उसकी बात पर शाली का रंग फीका पड़ा। वो वाकई बहुत मुंह फट था और उसकी हेसल से कभी नहीं बन सकती थी। शाली ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था। बदतमीज इंसान, जाने कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। वो उसके जाने के बाद बड़बड़ाई वो उसके जाने के बाद बड़बड़ाई और फिर नेक्स्ट के लिए बेल बजाई। वो बड़बड़ाता बाहर निकला और हाथ में पकड़ी फाइल पीछे की जानिब उछाली और जैकेट के बटन खोलकर अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया। उससे पीछे वाले बाल आजाद किए जो बोनी में कैद थे और फिर बाइक पर बैठते किसी जुनूनी की तरह बाइक उड़ाने लगा। उसने दो गाड़ियों के दरमियान बिल्कुल थोड़ी सी जगह से अपनी बाइक गुजारी थी और ये मंजर हैजिल ने अपने कमरे की खिड़की से देखा था। वाह, वो बस इतना ही कह पाई। फिर उसने शाली को फ़ोन मिलाया। अभी जो लड़का इंटरव्यू देकर गया है उसे हायर कर लो। उसने अपना फैसला सुनाया। बट मैम, वो काफ़ी रूड। मैंने कहा मुझे वही ड्राइवर चाहिए, उससे टोक टोक लहजे में कहा तो शाली ने होंठ भींच लिए। शानी अब उस जाहिल इंसान के साथ गुजारा करना था और तो और उसे फ़ोन करके वापस भी बुलाना था। क्या नाम था उस लड़के का? उसे वापस बुलाओ, फाइनल इंटरव्यू मैं लूँगी। अब्दुल, अब्दुल नाम है उसका। शाली ने खुद पर काबू पाते कहा तो उसकी जानिब से फ़ोन बंद हुआ तो उससे बाकी सारे इंटरव्यू कैंसिल कर दिए। पता नहीं मैडम को ऐसे लोग ही क्यों पसंद आते हैं जिनकी ज़ुबान तलवार का काम करती है। शाली के लिए अब मौत जैसा था अब्दुल को दोबारा फ़ोन करना और ये कबूल करना कि वो अब से 24 घंटे उसके सर पर सवार रहने वाला था। हलाल होती है पहली नज़र तो हशर तलब, हराम हो जो हटाए वो इतना दिलकश है। दूसरी बार वो उसे नजर आई थी एक मॉल में और वो बेख्तियार देखता रहा था। वो आज भी पहले जैसे हुलिये में थी, जॉर्जेट की सादा से गाउन में जो पाँव को छू रहा था। वो रोज़ का हाथ पकड़कर उसे खींच रही थी जबकि रोज़ हिलने का नाम नहीं ले रही थी। यकीनन वो मॉल में घूम घूम कर थक गई थी और फिर वो सामने बने फूड पॉइंट पर जा बैठी। उसके पाँव आज भी बंद जूतों में कैद थे। उसके चेहरे से थकावट साफ जाहिर थी। जाने क्यों वो उसे देख रहा था, जाने क्यों वो उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था, जाने क्यों वो उससे नजर नहीं हटा पा रहा था और जाने क्यों ना जाने के बावजूद वो उसकी जानिब कदम बढ़ा चुका था। वो अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी। वो उसके करीब पहुंचा और बेखौले से हेलो कहा। आवाज़ पर एमा ने सर उठाकर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। वो उसे पहचान गई थी और हैरत से तक रही थी। कैसी हैं आप? वो मुस्कुराकर पूछ रहा था, यूं जैसे उनकी सालों की बेतकल्फी हो। आप यहाँ? वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। हाँ, मैं किसी काम से आया था, आपको देखा तो याद आया, आपको मुझसे बहुत सी शिकायतें हैं।
क्यों ना, उन्हें दूर कर दूं? वो मुद्दे की बात पर आया। शायद उससे तो उम्मीद माननी नहीं आती थी। एमा ने घबरा कर चारों जानिब देखा था। परेशान मत हो, लोग मुझे सिर्फ मेरे नाम से जानते हैं। पहचानते बस वही लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मुझसे मिल चुके हैं। इसलिए यहाँ कोई मुझसे ऑटोग्राफ लेने नहीं आएगा। वो धीमे लहजे में कहता मुस्कुराया और फिर कुर्सी खींचकर बैठ गया। एमा को भी मजबूरन बैठना पड़ा। उसे नसें उठाकर मासील को देखा और फिर नसें चुरा गई। वो हद दर्जा पुरइत्माद शख्स था। सबसे पहले तो आई एम सॉरी। मुझे उस दिन ये नहीं कहना चाहिए था कि मुस्लिम मासील इंस्टीट्यूट में अलाउ नहीं है। वो अब मासत कर रहा था, जबकि वो वाक़या याद आते ही एमा की तेवरी चढ़ी। उसे मन में सुकेड़ कर उसे अपने सामने बैठे शख्स को देखा जो उसके पल में बदलते तासुरात जांच गया था। शायद आप नहीं जानती, पर मेरे कुछ असूल हैं और मुस्लिम इसलिए नहीं अलाउ के। देखिए मिस्टर मासिल, मुझे सच में दिलचस्पी नहीं कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं और आप क्यों करते हैं। मैं बस मजबूरी में वहाँ गई थी और मैं पहले भी बता चुकी हूँ। वो जाने के बावजूद भी अपनी नागवारी नहीं छुपा पाई थी। उसके ऐसे लहजे पर मासिल ने अपने होंठ भींचे। उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया था। कभी किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की थी। वो खुद चल कर आया था, पर शायद कभी कभी जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। मुझे बस आपसे एक बात पूछनी है। वो उसकी बात सुनने के बाद बोला। एमा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। आप क्या करती हैं? मासिल की आंखें उलझी हुई थीं। वो उसे देख रहा था लगातार, और देखता जा रहा था, जाने वो क्या ढूंढ रहा था। मतलब, बड़बड़ाई। आप इतनी हालिस क्यों लगती हैं? इतनी हालिस, इतनी मुकद्दस के। वो रुक सा गया। एमा हैरानी से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। इतनी मुकद्दस के छूने का दिल करे और छूने से डर लगे। वो पहली बार कुछ बोलने से हिचकिचाया था। एमा के चेहरे का रंग फीका पड़ा। उसे सामने बैठे शख्स से इस बात की उम्मीद हरगिज भी नहीं थी। वो भला कब इतनी बार मिले थे कि उसने एमा को इतना नोट कर लिया था, और कब उनकी बेतकल्फी हुई थी जब वो उसे छूने की बात कर रहा था। और और बहुत से सवाल थे जो सुइयों की मानिंद उसके जहन में चुभने लगे थे। वो कहना चाहती थी कि आप इतने बोल्ड क्यों हैं और आपकी हिम्मत कैसे हुई, पर वो एक झटके से उठी और बिना कुछ कहे हार्जी दरवाजे की जानी पड़ी, जबकि मासील उसे अभी तक नसों के हसार में लिए हुए था। फिर वो रुकी। उसके रुकने पर मासील का दिल धड़का था। किसी को इतनी जल्दी जज नहीं करते मिस्टर मासील। अक्सर जो लगता है वैसा होता नहीं। वो होले से कहती पलट गई, जाने क्यों उसे हमेशा जाने की जल्दी होती थी। मासील होंठ पीछे बैठा रह गया था। वो एक लड़की थी जो स्याह कपड़े पहने हुए थी। उससे छाता लिया हुआ था। उसकी बस टांगे नजर आ रही थी और कंधे पर लटका बैग। वो बीच सड़क में खड़ी थी और उसके पास एक लड़का खड़ा था जिसे वो पहचानता था। वो, हाँ, वो वही था जो उसे पहचान गया था। वो उस लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहा था। लड़की का चेहरा छाते में छुपा हुआ था और चाहकर भी उसे देख नहीं पाया। और फिर अचानक मौसम खराब हुआ। स्याह बादलों ने आसमान को घेरा। आंधी और तूफान शुरू हो गया और फिर बारिश बरसने लगी। तूफानी बारिश। यहाँ तक सब नॉर्मल था, लेकिन फिर आगे जो हुआ वो खौफनाक था। वो शफाफ मोतियों जैसी बारिश अचानक स्याह बारिश में बदल गई, यूं जैसे आसमान से कीचड़ बह रहा हो। सारे लोग गायब, भाग गए। अब बस वो लड़की अकेली खड़ी थी और चिल्ला रही थी, मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। वो रो रही थी। उससे देखा वो लड़का छाता लेकर चला गया। उससे पलटकर लड़की की जानिब नहीं देखा। उससे अब लड़की की पुश नजर आ रही थी। कीचड़ उसके जिस्म पर चिपकता जा रहा था। वो नीचे दब रही थी, यूं जैसे किसी दलदल में धंस रही हो। देखते ही देखते उस कीचड़ का उस लड़की पर अंबार लग गया। उसे कुछ नजर नहीं आया सवाए उस बैग के। हाँ, उस बैग पर बड़ा सा आरजे लिखा था। और फिर वो लड़की उस कीचड़ में धंस गई और कीचड़ के बाहर वो आरजे नाम का बैग पड़ा रह गया था। अब्दुल! उसे लड़की की आखिरी चीख सुनाई दी और फिर वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसका तनफ्फुस किसी धुनकी की तरह चल रहा था। जिस्म पसीने से शराबोर था। दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार था। उससे खौफ के मारे थूक निकला और फिर हाथ बढ़ाकर माथे से पसीना पूंछा। जाने कितने लम्हे गुजर गए, फिर उसे एहसास हुआ कि वो एक ख्वाब था। ऐसा ख्वाब जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। पर वो उसे क्यों नजर आया था? वो लड़की कौन थी और वो उस लड़की के साथ क्यों थी? और उस लड़की ने अब्दुल को क्यों पुकारा था? इतने सारे सवाल थे। सर में दर्द की टीस उठी थी।
उसने बेसाख्ता सर को दोनों हाथों से दबाया था।